हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आकस्मिक अनुबंध या उनको संयोगिक अनुबंध भी बोल देते हैं। तो जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है या आकस्मिक अनुबंध या संयोगिक अनुबंध, तो जैसे नाम से ही थोड़ा सा पता लग रहा है आपको कि कॉन्टिंजेंट मीन्स कि किसी कॉन्टिंजेंट इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कॉन्टिंजेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कॉन्टिंजेंसी वो इवेंट होगा नहीं होगा, यानी कि किसी आकस्मिक घटना के होने नहीं होने पर, या किसी संयोगिक अनुबंध कह लो तो संयोग के होने पर वो संयोग होगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनको हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो उसमें जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो तभी परफॉर्म करती हैं जब वो कॉन्टिंजेंट इवेंट जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्टिंजेंट इवेंट होता है या नहीं होता। तो होने के लिए भी हो सकता है, वो नहीं होने के लिए भी हो सकता है कि वो घटना। तो इसके बारे में जो है अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या डिफाइन किया गया है कि ए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। कि एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि किसी काम को करना है या नहीं करना है, किसी चीज को करना है या नहीं करने के लिए, ऐसे हमने वो बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि किसी काम को करना नहीं करना, फ्यूचर में किया है या करेंगे या नहीं करेंगे, या पास्ट में किया है या नहीं किया है। तो वो जो है कि एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि कुछ करना या नहीं करना। इफ सम इवेंट, की अगर कोई इवेंट जो है, कोई घटना जो है वो जो कलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, की जो उस कॉन्ट्रैक्ट के समपार्श्विक है उससे जुड़ी हुई है, वो होती है या नहीं होती है। तो उसके होने या नहीं होने पे वो करना या ना करना अगर डिपेंड करता है तो उसको हम उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो बी को कहता है कि जो है अगर तुम्हारे घर में आग लगती है तो उसके बदले में मैं तो तब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। तो यानी कि उसकी जो 10,000 रुपए देने हैं वो डिपेंड करते हैं कि अगर बी के घर में आग लगेगी तब जो है वो ए 10,000 रुपए बी को देगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो बी की किसी लैंड को, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है। अब ए जो है वो बी की प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, बट बी की वो प्रॉपर्टी जो है उस पर अभी कोई केस चला हुआ है। तो वो ए बी को कहते हैं कि अगर वो केस आपके फेवर में आता है, तो फेवर में होगा तो मैं आपसे ये प्रॉपर्टी परचेज कर लूंगा। तो वो डिपेंड करता है, वो कॉन्टिजेंसी है कि पता नहीं वो केस जो प्रॉपर्टी का चला हुआ है वो बी जीतेगा या वो कोई और दूसरी पार्टी जिसके साथ वो केस फाइल चला हुआ है वो जीतेगी। तो अगर वो बी जीतता है तब जो है ए उससे खरीदने के लिए तैयार है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि वो उसका कोर्ट का डिसीजन, केस का डिसीजन क्या रहेगा। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो इसके कुछ असेंशियल फीचर्स हैं कि क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं या असेंशियल फीचर्स हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें क्या है, पहला वाला आपका पॉइंट है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कि आकस्मिक अनुबंध जो है वो शर्त युक्त अनुबंध है, कि जिसमें जो एक शर्त है, एक कंडीशन लगी हुई है, और वो कंडीशन के पूरे होने या नहीं होने पर जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ए ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो है अगर बी की डेथ हो जाएगी तब मैं आपको जो है वो पैसे दूंगा। तो आप उसको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डालेंगे या एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। तो क्योंकि क्या है कि डेथ इज सर्टेन, कि वो डेथ जो है वो सर्टेन है, चाहे आज नहीं तो कल वो तो होनी ही होनी है। तो उसको हम एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, उसको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी कॉन्टिजेंट इवेंट के ऊपर कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, इस तरह की स्थिति है, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट इवेंट्स है उनको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट अगर डेथ वाली बात आती है तो डेथ इज अ सर्टेन इवेंट, कि डेथ जो है वो सर्टेन इवेंट है, तो उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि वो कंडीशन होनी ही होनी है, वो कंफर्म है कि वो होगा ही होगा, चाहे वो आज नहीं तो बाद में, तो वो कंडीशन पूरी होगी ही होगी। देन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, की आकस्मिक घटना जो है वो अनुबंध के प्रति संपर्क होनी चाहिए, मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मेन जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, मेन जो पार्ट है, उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट का मेन खुद का मेन पार्ट नहीं होनी चाहिए। और ना ही जो है वो प्रोमिजर की इच्छा पर डिपेंड करना चाहिए, कि जो उसका काम करना है या नहीं करना है वो प्रोमिजर की इच्छा पे या वो पार्टीज ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट की हैं उनके ऊपर डिपेंड ना करे। बट उसका, और ना ही जो है वो एक मेन हिस्सा, मेन पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा ना हो, बल्कि उससे जुड़ी हुई घटना होनी चाहिए। जैसे मैंने भी बता दिया कि जैसे ए बी को कहता है कि अगर जो है वो, अगर बी के घर में आग लग जाती है तो उसके बदले में वो उसको 10,000 रुपए देगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसको 10,000 रुपए देने हैं, तब वो जब वो इवेंट होगा कि अगर आग लगती है तब वो उसको देने के लिए कंपलसरी है, तब उसको वो अपना काम परफॉर्म करना पड़ेगा, अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा।
बट अगर ए कहता है कि अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं आपको अपना घर जो है 50,000 रुपए में बेच दूंगा, तो उसमें जो पार्टी है उसकी अपनी इच्छा पर वो डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो हम उसको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं लेंगे, वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा कि अगर ए कहता है कि जी मेरी इच्छा हुई तो मैं अपना घर जो है वो आपको जो है 50,000 रुपए में दे दूंगा, तो एक जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उसकी इच्छा पर वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, और ये जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बट मेन पार्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होगा। वो मेन पार्ट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो जिस चीज के लिए अनुबंध किया जा रहा है उसका कोई मेन हिस्सा वो नहीं होना चाहिए। देन परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, तो जो है ये निष्पादन या परफॉर्मेंस जो है वो भविष्य में किसी घटना के होने या नहीं होने दोनों चीजों के बेस पर हो सकती है, कि अगर हम कहें कि ये घटना होगी तब भी उसको प्रॉमिस पूरा करना है, या अगर वो कहते हैं कि ये घटना नहीं होगी तब मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा, तो ये होने घटना के होने पर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट दोनों केसेस के लिए हो सकती है। कि अगर ये कहता है कि जी अगर जो है आपका जो शिप, अगर मान लो जो है हम कहें कि शिप जो है समुद्र से वापस आ जाता है तब मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, तो वो हो गया कि घटना के होने पर। अगर वो कहते हैं कि अगर ये शिप वापस नहीं आया तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो उस घटना के नहीं होने पर हो गया। तो हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट की वो हैपनिंग पे भी हो सकता है और नॉन हैपनिंग के लिए भी हो सकता है। कॉन्टिंजेंसी कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पर्सन, की जो कॉन्टिंजेंसी है वो किसी भी व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर कर सकती है, जो बट जो इच्छा है वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी की नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ए की इच्छा है, कि ए कह रहा है कि मेरी इच्छा है मैं आपको जो है अपना घर दे दूंगा, अगर मेरा मन करा मेरी इच्छा हुई तो मैं अपना जो है आपको घर 50,000 रुपए में दे दूंगा, तो वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उसकी इच्छा पर नहीं होनी चाहिए, बट दूसरी पार्टी की इच्छा पर अगर डिपेंड करती है तब उसको हम कहेंगे कि कॉन्टिजेंसी कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पर्सन। कि ए जो है वो बी को कहता है कि अगर बी जो है वो ए की बेटी से शादी कर लेता है तो उसको 1,50,000 रुपए दे दिए जाएंगे, तो उसमें क्या है कि इसकी जो कॉन्टिजेंसी है वो डिपेंड करती है बी की इच्छा पे, बी उसकी ए की बेटी से शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो वो बी की इच्छा पर निर्भर करता है, ए की इच्छा पर नहीं निर्भर कर रहा है। तो एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की आकस्मिक अनुबंध को लागू करने के लिए जो सेक्शंस हैं वो 32 से लेकर 36 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 32 से लेकर 36 के अंदर जो है उसके रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि किस तरह से जो है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स किया जाएगा या लागू किया जाएगा। तो इसमें जो है सेक्शन 32 से 36 जैसा मैंने बताया, तो उसके रूल जो है 32 से लेकर 36 तक में है। तो 32 जो सेक्शन है उसमें क्या कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द इवेंट हैपनिंग, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्टिजेंट है किसके, आकस्मिक घटना के घटने पर, कि घटना होगी तब वो एनफोर्सिएबल है, अगर घटना नहीं होती है, हैपन नहीं होती है, वो काम नहीं होता है, वो घटना पूरी नहीं होती है, तब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो जो क्योंकि घटना ही नहीं घटी तो उस केस में वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा। तो अगर वो घटना घटने के ऊपर जो है डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि ए जो है वो बी को कहता है कि अगर आपके घर को आग लग जाती है तो मैं आपको 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो वो कॉन्टिजेंट है, डिपेंड्स की किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बी के घर में आग लगती है तब वो ए जो है उसको 1,000 रुपए देने के लिए जो है वो प्रॉमिस कर रहा है, उसको तब देने पड़ेंगे। बट अगर बी के घर को जो है वो आग से नुकसान नहीं होता है तो फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो उस चीज से नुकसान नहीं हुआ, तो वो घटना नहीं घटी है। देन सेक्शन नंबर 33 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन द इवेंट नॉन हैपनिंग, तो नॉन हैपनिंग इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नॉन हैपनिंग इवेंट की अगर वो इवेंट नहीं होगा तब वो एनफोर्सिएबल है, और अगर वो हो जाता है तो फिर वो एनफोर्सिएबल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को कहता है कि आपका जो सर्टेन शिप की मान लो जो है वो समुद्र के रास्ते से वो शिप आ रहा है आपका, अगर वो पहुंच जाता है, अगर वो वापस नहीं आ पाता है, मतलब वापस नहीं आ पाएगा, रिटर्न नहीं होगा, तब मैं आपको 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो क्या है कि वो उसकी नॉन हैपनिंग के ऊपर, कि अगर वो कह रहा है कि वो शिप अगर आपका वापस नहीं आया तो मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो वो नॉन हैपनिंग के पे हो गया कि वो इवेंट नहीं हुआ तो उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। देन सेक्शन 34 क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, की फ्यूचर कंडक्ट जो है वो एक लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने पीछे भी एग्जांपल दिया था, तो किसी लिविंग पर्सन की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे ए ने बी को कहा है कि अगर जो है वो बी ए की डॉटर से शादी कर लेता है तो उसके बदले में उसको 1,00,000 रुपए
दिए जाएंगे। बट अगर बी जो है वो उसकी डॉटर से शादी नहीं कर रहा है, मान लो ए की जो डॉटर है सी है, तो अगर बी सी से शादी नहीं कर रहा है तो उसको जो है वो 1 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे। बट अगर बी जो है वो सी से शादी कर लेता है तो जो है उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब उसकी लिविंग पर्सन जो बी है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, और जो उसकी बेटी है सी उसकी भी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। अगर बी ने किसी और थर्ड पर्सन के साथ डी के साथ शादी कर ली तब भी जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। या सी ने जो है वो किसी और पर्सन एफ के साथ शादी कर ली तब भी जो है वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि हाँ, इन केस की अगर जो है वो बी ने डी के साथ शादी कर ली थी, बट इन केस की वो डी की डेथ हो जाती है और फिर उसके बाद भी जो है वो बी सी से दोबारा से शादी कर लेता है, तो उस केस में भी जो है उसको दोबारा वो अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। तो अनुबंध जीवित व्यक्ति की भावी व्यवहार पर भी आकस्मिक हो सकता है, मतलब किसी लिविंग पर्सन की इच्छा पर भी निर्धारित हो सकता है। देन सेक्शन 35 इसमें क्या रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, कि इसमें टाइम लिमिट फिक्स कर दी। कि पहला जो हमारा था सेक्शन नंबर 32 उसमें क्या रहा है कि इवेंट हैपनिंग कि वो हो जाए कभी भी होगा, उसमें टाइम फिक्स नहीं है। बट इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो उसने टाइम स्पेसिफिक कर दिया कि स्पेसिफिक टाइम में अगर वो टाइम पीरियड में अगर वो इवेंट होता है तभी वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कि ए जो है वो बी को कहता है कि अगर आपका ये शिप अगर जो है ये शिप आपका 6 मंथ्स में वापस आ जाता है तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो अगर वो 6 मंथ्स में वापस आ गया तो उसको 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। बट अगर 6 मंथ्स के बाद वापस आता है तो फिर जो है उसको अपना प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत नहीं है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। देन सेक्शन 35 क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, कि इसमें जो है वो विद इन फिक्स टाइम जो है अगर जो इवेंट है वो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले वाले में लिया था कि शिप जो है हम कह रहे हैं कि 6 महीने में वापस आ जाता है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो शिप जो है वो 6 महीने में वापस नहीं आता तो ए जो है बी को कह रहा है कि मैं आपको जो है वो 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो इसमें क्या है कि नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि अगर वो शिप वापस नहीं आया, नहीं हुआ वो इवेंट विद इन 6 मंथ्स, पीरियड आपने मेंशन कर दिया, तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर, वो आप डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर कि वो फिक्स टाइम फिक्स पीरियड वो कितना रखना चाहते हैं। तो उस फिक्स पीरियड में अगर उस फिक्स टाइम में वो इवेंट नहीं होता है तब उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो सेक्शन 35 के अंडर गवर्न की जाएंगी। जैसे वो ए बी को कह रहा है कि अगर आपका शिप जो है वो 6 महीने के अंदर वापस नहीं आता तो उसके बदले में मैं आपको जो है वो 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया और इवेंट की नॉन हैपनिंग भी है। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 35 में डील होंगे। देन सेक्शन 36 एग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, की असंभव घटना के घटित होने पर जो आधारित हैं वो एग्रीमेंट्स। अब आप बताएं क्या होगा उनका, कि जो कॉन्टिंजेंट है जो उस इवेंट पे डिपेंड करते हैं, जो इवेंट इम्पॉसिबल है, असंभव है कि वो इवेंट होगा ही नहीं, तो अगर इस तरह के इवेंट पे डिपेंड करते हैं तो क्या होंगे वो एग्रीमेंट्स, वो एग्रीमेंट्स जो है वॉइड एग्रीमेंट माने जाएंगे। वो क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल का जो काम है वो होगा ही नहीं, और जब वो होगा ही नहीं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की बात आएगी नहीं, तो उसको परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं दे आर क्लियर कट या क्लियरली जो है वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल ए बी को कहता है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइंस, कि अगर जो है वो दो पैरेलल लाइंस जो है अगर किसी जो है वो स्पेस को, किसी एरिया को जो है वो एनक्लोज कर लेती हैं, घेर लेती हैं, कवर कर लेती हैं, तो मैं आपको जो है 5,000 रुपए दे दूंगा। तो आपको पता है कि समानांतर रेखाएं जो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। जब तक वो मैच नहीं करेंगे तो किसी भी एरिया को वो कवर नहीं कर सकती, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में काउंट होगा। अब इसमें क्या है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है वेजरिंग एग्रीमेंट्स और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में। क्या है कि कई बार जो है हमें कंफ्यूजन आती है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की सेम ही है, कि वो भी कॉन्टिजेंसी पे डिपेंड करते हैं, ये भी किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंड करते हैं, और ये भी किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंड करते हैं। बट फिर भी जो है वेजरिंग एग्रीमेंट्स और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्टिंजेंट जैसे मैंने बताया कि इनको हिंदी में आकस्मिक अनुबंध बोल देते हैं या संयोगिक अनुबंध बोल देते हैं, और जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं इनको बाजी लगाने वाले ठहराव या फिर जो है वो जुआ वाले ठहराव जो है बोल देते हैं, कि जिसमें जैसे में लगाने वाले या बाजी लगाने वाले कि अगर ये जीत गया तो मेरे, अगर हार गया तो उसके, तो एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी
हारेगी। इस तरह के जो है इसमें एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। तो इसका मीनिंग, वेजरिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। सेक्शन 30 में जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के डिफाइन किया गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, कि जिसमें एक पक्ष जो है वो एक पार्टी जो दोनों पार्टीज जो है वो क्या कर रही हैं कि प्रॉमिस कर रही हैं, एक पार्टी दूसरे को और दूसरी पहले को जो है वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर जो है ये इवेंट होगा या नहीं होगा, तो उस केस में अगर होगा तो एक पार्टी दूसरे को देगी, अगर नहीं होगा तो दूसरी पार्टी पहले को देगी। तो जैसे अगर कह रहे हैं कि दो पार्टीज के बीच में जो है वो मान लो दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, तो वो कह रहा है कि ए टीम जीतेगी, दूसरा कह रहा है बी टीम जीतेगी। तो अगर वो ए टीम जीतेगी तो एक जीतेगा और अगर बी टीम जीतेगी तो दूसरा जीतेगा। तो मतलब उनकी जो ऑपोजिट ओपिनियंस है उसके बदले में उन्होंने पैसा लगाया हुआ कि अगर ए जीतेगी तो मैं 1000 रुपये, और बी कहता है कि नहीं जी बी जीतेगी उसके लिए मैं 1000 रुपये। तो इस तरह से जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, कि वो जो है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इवेंट अगर हो गया तो प्रॉमिस को पूरा करना है, नहीं हो गया तो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि मनी वर्थ जो है उनकी लगी होती है, जैसे जुए की बात होती है कि सट्टे की बात होती है, उसमें क्या है कि उनकी जो है वो एक मनी वर्थ के बेस पे वो लगाते हैं कि जैसे शर्त लगाने वाली बात होगी, इसको हम कहते हैं कि शर्त लगा दी कि अगर एक जीतेगा एक दूसरा हारेगा, तो उसके बेस पर कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर एक कहता है कि बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं होगी, कहते लगी शर्त, तो जी वो शर्त लगा ली उन्होंने कि तो एक जीत जाएगा एक हार जाएगा। शर्त कितने की लगी, 500 रुपये लगी, 1000 रुपये की लगी। तो उस तरह के एग्रीमेंट्स जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। देन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तो इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं कि एक पार्टी दूसरे को और दूसरी पार्टी पहले को प्रॉमिस करती है, तो उसके बेसिस पर जो है उनके रेसिप्रोकल प्रॉमिस किए जाते हैं। इसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो। जैसे मैंने बताया था कि ए जो है वो बी को कह रहा है कि अगर बी के घर को आग लग जाती है तो ए जो है उसको 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है। तो उसमें बी की तरफ से कोई भी प्रॉमिस नहीं है, बट ए कह रहा है कि अगर उसके घर में आग से नुकसान होता है तो उसके बदले में 10,000 रुपये दे दी जाएंगे। तो उसमें जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। वैलिडिटी, ये जो एग्रीमेंट्स हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स, इनको वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। ये जो है इनको आप एनफोर्स नहीं करा सकते, बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए इसके आगे जो है हमने जो है कॉन्टिजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है और वेजरिंग के साथ एग्रीमेंट लिखा है, बिकॉज दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर वैलिड एंड फुली एनफोर्सेबल, एक्सेप्ट कि वो जो है वो किसी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हो। देन इंटरेस्ट, कि इसमें जो है वो दोनों पार्टी वेजरिंग एग्रीमेंट्स में दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट जो है वो स्टेक मनी के ऊपर है। जो शर्त में पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अगर 500 रुपये की लगी है तो 500 रुपये पे दोनों की जुड़े हुए हैं कि वो एक को मिलेंगे एक को नहीं मिलेंगे, एक को पे करने पड़ेंगे दूसरे को मिलेंगे और दूसरा पे करेगा तो पहले को मिलेंगे। तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो उसकी स्टेक मनी के ऊपर है, जो उस पर दाव पे जो पैसा लगा हुआ है, जो मनी या मनी वर्थ जो लगी हुई है, धन या धन से जुड़ा हुआ कुछ चीज उनकी लगी हुई है, तो उसके ऊपर उनका दोनों का इंटरेस्ट रहता है। तो इसमें कोई बाकी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कोई स्टेक मनी इस तरह से बीच में दाव पे नहीं लगी होती, कोई स्टेक मनी इन्वॉल्व नहीं है। नेचर ऑफ फ्यूचर इवेंट, तो फ्यूचर इवेंट इज अ सोल फैक्टर ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट डिपेंड्स, कि इसमें जो है वो फ्यूचर इवेंट के ऊपर ही कंप्लीटली क्लियर कट पूरा का पूरा जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट जो है उसी घटना के ऊपर, उसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो है जो इवेंट है फ्यूचर इवेंट जस्ट कोलैटरल, कि उससे जुड़ा हुआ वो घटना उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई होती है, और इसमें जो है वो कंप्लीटली वो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है वेजरिंग एग्रीमेंट। इंटरडिपेंडेंस, तो इसमें जो है सेंस ऑफ कॉन्टिजेंसी, वेजरिंग एग्रीमेंट्स में सभी में जो जुआ लगाने वाले उसमें कॉन्टिजेंसी रहती है कि होगा या नहीं होगा, तो वो कॉन्टिजेंसी की स्थिति जो है वो बनी रहती है। और इसमें जो है वो सेंस ऑफ वेजरिंग नहीं है, वेजरिंग वाला कोई भी तत्व नहीं है, जुएबाजी वाला कोई भी खेल कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। देन परफॉर्मेंस, इसमें क्या है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स में बेसिकली क्या है कि पार्टीज अपने आप परफॉर्म नहीं कर रही हैं, पार्टीज की कोई परफॉर्मेंस नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि बारिश के लिए शर्त लगा ली उन्होंने, बारिश होगी या नहीं होगी, अब मैच हो रहा है चेन्नई का और राजस्थान रॉयल्स का, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, वो अपने आप परफॉर्म नहीं कर रहे, बट वो कह रहा है कि एक कह रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी, दूसरा कह रहा है राजस्थान रॉयल्स जीतेगी, तो उन्होंने उसके लिए शर्त लगा ली, एक कह रहा है कि ये दूसरा कह रहा है वो, तो उसके लिए उन्होंने शर्त लगा ली, बट खुद वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो पार्टीज इंडिविजुअली परफॉर्म करती है। अगर ए ने बी को कहा है कि जी अगर आपके घर में आग लगेगी तो मैं 10,000 रुपये दे दूंगा आपको, तो उसमें जो है वो पार्टी जो है वो खुद परफॉर्म करती है, उसको वो एक्ट करना पड़ता है। बट इसमें जो है वो इंडिविजुअली उनकी कोई परफॉर्मेंस जुड़ी हुई नहीं होती है। देन विन और लूज, तो इसमें वेजरिंग एग्रीमेंट्स में क्या है कि एक पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी हारेगी, जैसे शर्त लगा दी तो एक जीतेगी और दूसरी को जो है वो हार
का सामना करना पड़ेगा। बट इसमें जो है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है वो कोई भी विन और लूज वाली सिचुएशन नहीं है कि एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। बट ये है कि जब वो कॉन्टिंजेंट इवेंट वो घटना घटेगी तब जो है पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।